यहाँ पे सलमान कादर साहब बैठे हैं। नसीम शाह साहब के क्या हालात हैं भाईजान? नसीम माशाल्लाह ठीक है, फिट है। ये कोच है, ये लगते नहीं है, इनकी लगते जी नाज़रीन, ये वो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने एक्चुअली में एक सेलिब्रिटी को जन्म दिया है। वो कहते हैं ना कि जो कोच होता है ना वही आपको परवान चढ़ाता है। और नसीम शाह की जो भी परफॉर्मेंस है उनके पीछे जो काफी हद तक हाथ है वो उनकी अपनी मेहनत भी है, लेकिन सारी मेहनत उसकी है, मेरा कोई हाथ नहीं। नहीं सर, जो उस्ताद होता है ना, हुनैन शाह, उबैद शाह, सारे के सारे अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी से खेलते हैं जी। ये मैं इस शो के बाद आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे भी थोड़ी सी कोचिंग दें, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि क्रिकेट के अंदर जो है ना वो आपको और लड़कियों के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वही 40-50 लड़कियां हैं, वही फेल होती हैं, वही दोबारा अंदर आ जाती हैं, तो बेहतर है वो खेल। और इनके पास तो वहाँ पर बहुत सहूलियात हैं। इन्होंने बतौर ख़ास जो अपनी गर्ल्स हैं पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनके लिए एक क्वालिफाइड कोचेस रखे हुए हैं इन्होंने, जो हर वक्त दस्तयाब होते हैं और इतनी शानदार अंदाज में इतने जोश जज्बे के साथ कोचिंग करवाते हैं। पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पर सुबह आप जाएं तो आपको वहाँ पर अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। इसमें यह है कि हम हमेशा जो पाकिस्तान के लिए लड़कियां खेली हैं, लड़के जो भी खेला उसको वेलकम करते हैं और उनको जो फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी कर सकते हैं, हमारी कोशिश होती है उनको बॉलर लगा कर दें, उनको पिच उनके लिए रेडी कर दें, जो बेहतर कर सकते हैं तो वो हम लोग करते हैं। उस हिसाब से आप सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की लड़कियां वगैरह आती हैं। नसीम शाह के साथ साथ ये भी बताया ना कि हुनैन भी खेले, उबैद भी खेले, ये तीनों जो हुनैन आता ज़रूर है, जब उसने प्रैक्टिस करनी होती है ज़रूर कर, लेकिन उबैद और नसीम जो है वो प्योरली हमारी क्रिकेट एकेडमी के बच्चे हैं दोनों, और नहायती मेहनती हैं। और जिस तरह उन्होंने माशाल्लाह, उनकी वजह से जैसे अल्लाह ने हमें भी इज़्ज़त से नवाजा है, तो मैं तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग खेलते हैं, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप हमें भी जो है क्रेडिट देते हैं और हमें। अच्छा सलमान साहब, ये नसीम शाह ने भी कहा कि मतलब एक इंजरी के बाद कम बैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप भी इनका कोच क्या समझते हैं कि PSL में वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जैसे वो करते आ रहे हैं? रिहैब ने उन्हें किस हद तक जो है वो ठीक कर दिया है, क्योर कर दिया है? देखें, नसीम के ऊपर स्पेशली बात ज़रूर करूँगा कि इंजरी में ज़रूर होता है, इंजरी के बाद कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नसीम जो है ना टोटली एक एक्सेप्शनल केस है। नसीम जब क्रिकेट में आया, जब वो पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट खेला, उसकी वालदा का हो गया, फिर उसके बाद उससे पहले कमर का हो गया उसका मसला, तो उसने ये फेजेस बहुत देखे हैं पहले, और उस फेजेस से जिस तरीके से, जिस दलेरी से वो बाहर निकला है, मैंने कम लोगों को देखा है, तो मेरा ख्याल है वो मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रांग है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो उसका भी ऑपरेट हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पहले से भी ज़्यादा जो है वो बेहतर होकर आपके सामने आएगा। और वो बहुत मेहनत भी अभी कर रहा है, जिस तरह भी वो 2-2.5 महीने मेहनत करके वहाँ पर आया, उसने एक दिन भी वहाँ पर ज़ाया नहीं किया। वहाँ पर उसने जो उसका रिहैब था डे 1 से लेके एंड तक उसने किया। आते साथ उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को के साथ शुरू हो गया, तो अभी भी वो कर रहा है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसका जो है वो जब वो दोबारा PSL में आएगा तो बड़ी मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। मेरा भी ये सिर्फ यही नहीं है, आपको पता है कि आपने फ़ोन में से कुछ निकाल के पढ़ा ना? नहीं, इन्होंने ये सिर्फ नसीम शाह वाला ही नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन सीरीज़ चल रही है ना, उस सीरीज़ का भी एक नाम है, ठीक है। और वो जो जिन 2 अजीम शख्सियात के नाम पर ये सीरीज़ खेली जा रही है, उनमें से एक नाम अब्दुल कादिर साहब का है। बैनु कादिर ट्रॉफी जो है वो खेली जा रही है, और ये कादिर साहब के साहबजादे यहाँ पर देखें। क्या बात है जी, आपको तो सारी कौम की तरफ से सलाम है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, चूँकि रमीज़ भाई ने अपने दौर में किया था वंस अगेन। और ज़ाहिर बात है कि जब आप अपने हीरोज़ को इज़्ज़त देते हैं और वो देनी भी चाहिए, और दूसरा ये कि जब फादर का नाम कहीं पर भी आता है, तो जैसे नसीम खेलता तो अब्दुल कादिर एकेडमी का आता है। यकीन जाने मुझे अपनी पर्सनली तौर पर कुछ भी वो नहीं होता, लेकिन जब वो आता है अब्दुल कादिर, तो मेरा जो है ना वो सर फख्र से बुलंद हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए इतनी खिदमत, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, और सारा आपके सामने कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे वंस अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया, जिन्होंने उनके नाम पर ये सीरीज़ जब भी पाकिस्तान में होगी या ऑस्ट्रेलिया में होगी तो ये दोनों नाम पर होगी। अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब आप इतनी मेहनत करते हैं, आप इतनी स्ट्रगल करते हैं किसी चीज़ को किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और आगे अब मैं आपसे बात करी तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आप बहुत हम्बल हैं, आप किसी की भी कोई मिस्टेक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। बीइंग अ कोच आप काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको लग रहा है कि अभी जो टीम ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रही है इसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज हैं?
देखें, बीइंग ए कोच, मेरी कोचिंग फ़िलासफ़ी यही है कि अगर एक प्लेयर की गलती है ना, तो उसको बजाय हाईलाइट करने के आप उसके साथ अलहदा से बैठें। यहाँ पर मैं अपने फादर का जिक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि जब वो ये कहते होते थे कि जो टेस्ट क्रिकेटर है वो टेस्ट क्रिकेटर क्यों है उनकी बुक में इसलिए टेस्ट क्रिकेटर बनता था। वो कहते थे कि एक प्लेयर, अ पर्सन हु इज़ बीन टेस्टेड फ्रॉम स्ट्रीट, फ्रॉम अ क्लब, फिर उसके बाद अंडर 16, अंडर 19, फर्स्ट क्लास, अ प्लेयर हु इज़ बीन टेस्टेड फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स टू बिकम ए टेस्ट क्रिकेटर। तो वो पहले टेस्टेड होता है। तो बीइंग ए कोच या कुछ, वो ऐसा बंदा होना चाहिए जैसे टीम के साथ मेंटोर, जो उनको मेंटोरिंग करे, बजाय इसके कि यार तुम्हारा हाथ यहाँ से नहीं आ सकता। तो आई एम सॉरी, बहुत से कोचेस मेरे से इख्तलाफ भी करेंगे। जब एक बंदा करेंगे अच्छा, जो एक बंदा अपनी सारी जिंदगी स्ट्रगल के बाद एक ऊपर पहुंच जाता है ना, उसके बाद जब आप उसे कहते हैं ना वो तेरा हाथ इधरों नहीं आ रहा, वो भाई सारी जिंदगी उसने यहीं से बॉलिंग की है। अच्छा, वैसे आप ना भी नहीं रहा होता उनका हाथ उधर अच्छा, तक। वो अलग बात है, वो मैं नहीं कह रहा। तो बात है कि उस टाइम एक ना शाबाशी की जरूरत होती है एक प्लेयर को बूस्ट करने। यहाँ पर एक और बड़ा हमारा पाकिस्तान में जो कोचिंग कल्चर में बड़ी बुरी बात है। पहली बात है, मैं एक बात बताऊं, अगर आप बीइंग ए कोच, आपको 20 प्लेयर सिलेक्शन कमेटी ने दे दिए और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो आपके लिए इक्वल है। उसमें ये नहीं कि यार आप मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे पसंद नहीं है। होता क्या है, वो सिलेक्टर ने अपनी मर्जी से डाल दिया उस बच्चे को, तो वो क्या कोच क्या करेगा, उसको बारी नहीं देंगे नेट में, उसको डीग्रेड करेंगे, उसको मुलाजमों की तरह ट्रीट करेंगे। ये मैं बात फर्स्ट क्लास या अंडर 19 में पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी ये सिस्टम चल रहा था लास्ट तक, तो मुझे जो पता है। बात है कि जब एक कोच को एक प्लेयर मिल गया है, तो वो आपका वो प्लेयर है, वो आपका फौजी है, उसको आपने लड़ाना है, उसके अंदर हवा आपने भरनी है। या उधर ही रिजाइन करें कि मैं इस टीम का कोच नहीं बन सकता क्योंकि मुझे टीम पसंद नहीं है। अपने अंदर इतने गट्स रखने चाहिए। अगर आपने टीम में बंदों को एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो आपके फौजी हैं, उनको अच्छी तरह लड़ाएं। जैसे कि आप सीनियर हैं, अगर आप अपने आप को स्टार समझते हैं, तो वो आपके छोटे भाई हैं, तो उनको फिर जिस तरह आप अपने छोटे भाई की गलतियां इग्नोर करते हैं, उनको माफ़ करते हैं, इसी तरह उनको भी इग्नोर करके उनको अच्छे मशवरे दें, उनके साथ अटैच हों और उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें, बदुआ ना करें। कोई यार फेल होएगा तो मैं अपना बंदा बिचवाड़ा का। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो ये जो हुनैन है, ये जीआईसी में खेलता है? नहीं, हुनैन नहीं, उबैद नहीं, उबैद हमारा बच्चा है। जीएससी में प्रैक्टिस के लिए जरूर जाता है। हाँ। ये तो सलमान भट्ट साहब को मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि यार, चूँकि उसका हमारे एकेडमी से डिस्टेंस ज़्यादा है घर का, तो वो कुछ उनका डोमेस्टिक भी कोई थोड़ा सा था, तो इसलिए फिर मैंने भट्ट साहब को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़। आपकी सारी जो रिक्वेस्ट है वो भट्ट साहब क्यों मान लेते हैं? भाई है, मेरा बचपन का दोस्त है, भाइयों से बढ़ के। इनकी रिक्वेस्ट हर जगह ही मानी जाती है। अभी मेरे ख्याल से हमें रविश बिष्ट ने ज्वाइन किया, वो भी इनकी कहीं ना कहीं बात सुन लेते होंगे, मान लेते होंगे। रविश बिष्ट साहब कैसे हैं आप? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रविश बिष्ट ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड फ्रॉम माय पार्ट। आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है। रविश, आप हमारे साथ हैं? हाँ जी, मुझे आपकी पूरी आवाज आ रही है। जी, कैसे हैं आप? मैं आपको सुन सकता हूँ अच्छे से। आई एम गुड, ऑल गुड एंड होपिंग सेम फॉर यू। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया अपना एक मैच जो है वो जीत चुका है। इससे पहले एक मैच हारा था। विराट कोहली और रोहित शर्मा के ना होने के बावजूद सूर्य कुमार यादव ने मैन ऑफ द मैच होने का जो है वो एजाज़ हासिल किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपके साथ शायद ग्रेट अब्दुल कादिर के जो बेटे हैं वो जुड़े हुए थे। मैंने उनका रिसेंटली एक वीडियो देखा यूट्यूब पर एंड फेसबुक पर, जहाँ वो उनको कार मिली थी मैन ऑफ द सीरीज की, और उन्होंने वो इमरान खान साहब को गिफ्ट कर दी थी। ग्रेट जेस्चर है, ऐसा मैंने क्रिकेट में कभी देखा नहीं ना, किसी को मैन ऑफ द सीरीज मिली हो कार के तौर पे, वो भी उस जमाने में, और उन्होंने अपनी कार जो थी वो दूसरे क्रिकेटर को गिफ्ट कर दी हो। तो सैल्यूट है उनके लिए। ऐसी फीलिंग और बहुत कम देखी जाती है क्रिकेट। खैर, कमिंग टू द इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज, डेफिनेटली थर्ड मैच था। इंडिया पहले बैटिंग करी, सूर्य कुमार यादव ने जो शॉट्स का एक्सिबिशन किया वहां पर, वो अनबिलीवेबल था, क्योंकि लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा भी आप उनको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा भी रूम देते हैं, तो उनके पास ऐसी टेक्निक है और ऐसा उनकी क्रिकेट इस स्टाइल की है कि वो उसको फाइन लेग के ऊपर भी मार देते हैं, विकेट कीपर के ऊपर से भी मार देते हैं, तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए उनको इंडिया में कहा जाता है कि AB de Villiers इज द 360 डिग्री प्लेयर ऑफ साउथ अफ्रीका, बट सूर्य कुमार यादव इज 360 डिग्री प्लेयर ऑफ इंडिया। तो ये चीज थी। सेकंड T20 में जो हमें हार मिली थी, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से आउटफील्ड बहुत ज्यादा गीला था और ग्रिप करने में दिक्कत हो रही थी। राहुल द्रविड़ ने एम्पायर से भी कहा
कि आउटफील्ड बहुत ज्यादा गीला है, हमारे बॉलर्स जो है वो ग्रिप नहीं कर पाएंगे गेंद को, बट अंपायर वहाँ पे माने नहीं और वो ठीक है, वो मैच इंडिया के हाथ से स्लिप हो गया, डीएलएस नियम आया, उसमें 15 ओवर का मैच हो गया तो निकल गया, बट अदरवाइज इंडिया प्लेइंग कॉम्पिटिटिव क्रिकेट और सीरीज जो है वो 1-1 हो गई। रविश, ये जो सीरीज साउथ अफ्रीका में जायसवाल के रन्स आए, कुलदीप यादव जो हैं उन्होंने भी विकेटें ली हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस एक ख़ास चीज़ को कि रोहित और विराट के बगैर ये लोग खेल रहे हैं? तो क्या आपको लगता है कि 2024 के वर्ल्ड कप की तरफ जब इंडिया बढ़ रहा है तो रोहित के लिए और विराट के लिए जगह बनाना 2024 के वर्ल्ड कप में मुश्किल होगा, या फिर जो टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई ये सोच रहे हैं कि वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं T20 क्रिकेट को लेकर रोहित और विराट के बगैर? नहीं, देखिए डेफिनेटली आपकी एक सोच होती है कि अब आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप टीम बनाते हैं और डेफिनेटली T20 क्रिकेट जो होता है उसमें एनर्जी चाहिए, उसमें यंगस्टर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, बट एज फार एज रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर कंसिडर्ड, ये बड़े खिलाड़ी हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म ऑफ गेम में। एंड बायलैटरल सीरीज आर डिफरेंट, हाफिज भाई, बायलैटरल सीरीज आर डिफरेंट। You come, you play, you don't have any pressure. ICC tournaments, multilateral tournaments are different things. They are altogether different things. आप इंडिया पाकिस्तान का मैच याद करिए, 2022 T20 वर्ल्ड कप मेलबर्न में खेला जा रहा था। आप देखिए 8 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, वहां पे आपके चाहे 360 डिग्री प्लेयर होते, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, बट कोई भी प्लेयर होता उस प्रेशर को हैंडल तभी कर सकते हो जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर विराट कोहली ने हारिस राउफ के ऊपर से छक्का मारा तो 1 इन अ जनरेशन शॉट आता है, या फिर फाइन लेग के ऊपर उन्होंने छक्का मार दिया, या फिर अश्विन ने अपना ब्रिलियंस दिखाया वहां पे कि मोहम्मद नवाज की जो गेंद थी उसको छोड़ दिया और वो वाइड बॉल हो गई। Experience matters a lot in big tournaments like ICC World Cup tournaments, multilateral tournaments. वहाँ पे आपको experience चाहिए. You cannot ignore Virat Kohli and Rohit Sharma in ICC tournament. You need them. Yes, you need youngsters. But एक अच्छी टीम तभी बनती है जब उसमें एक अच्छा जेल होता है youngsters का और experienced player का. As far as I am concerned, yes, Rohit Sharma definitely उनकी captaincy की हमें जरूरत पड़ेगी T20 क्रिकेट में. विराट कोहली, you cannot ignore a player like विराट कोहली, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे ओडीआई क्रिकेट हो, या फिर 100 बॉल क्रिकेट हो, या फिर गली क्रिकेट हो, आपको ऐसा खिलाड़ी चाहिए ही चाहिए। तो आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी, प्रेशर हैंडल कौन करेगा भाई? प्रेशर हैंडल करने के लिए बड़े प्लेयर चाहिए। बड़े प्लेयर्स के बिना वर्ल्ड कप जीतना या फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंचना आसान नहीं होता। क्या बात है। हार्दिक पांड्या की क्या अपडेट है रविश? उनकी इंजरी हुई थी वर्ल्ड कप के दौरान, और उनके हवाले से बताइएगा कि उनकी वापसी कब तक आप देख रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो सीरीज़ वनडे है अभी साउथ अफ्रीका में, फिर टेस्ट मैचेस भी हैं, तो ये जो नौजवान खिलाड़ी आए हैं, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके हवाले से जो टॉप क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, उनके मुतबादल बनने के लिए तैयार हैं? डेफिनेटली देखो, जितना मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो किया हाफिज भाई, यशस्वी जायसवाल इज टॉप नॉच क्रिकेटर, बहुत अच्छा है। रिंकू सिंह आपके लिए बहुत अच्छा फिनिशर का रोल प्ले कर सकता है। ये दो खिलाड़ी क्लियर कट टू कट मुझे दिखाई देते हैं जो इंडियन क्रिकेट को आगे सर्व करने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर फॉर्म, फिटनेस। बड़े जबरदस्त खिलाड़ी। शुभमन ऑलरेडी प्रूव कर चुका है अपने आप को। ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसा खिलाड़ी है जो डेफिनेटली उसने अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में वहां अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो बहुत सारे प्लेयर, देखो आपको टेस्ट तो करना पड़ेगा ना प्लेयर को एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, और टेस्ट आप कब करोगे? जब आपके सीनियर प्लेयर्स रेस्ट कर रहे होंगे या अनअवेलेबल होंगे ड्यू टू सर्टेन रीजन, या उनको वर्कलोड मैनेज करना होगा, वही तो आप यंगस्टर्स को टेस्ट करोगे और फिर उनको आगे के लिए बिल्डअप करोगे। तो यही प्रोसेस होती है जिसमें आप अपने क्रिकेट को आगे लेकर जाते हो। एज फार एज हार्दिक पांड्या इज कंसर्न, मैं उस मैच में था, उस मुकाबले में था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच था पुणे में, मैंने देखा था उनको चोट लगी थी, हमें लग रहा था शायद वर्ल्ड कप तक वो वापसी करेंगे, क्योंकि हाफिज भाई मेरा हमेशा से ये मानना था कि आप नॉकआउट स्टेज में जब जाओगे तो आप फंसोगे, क्योंकि आपके पास 6 बॉलर होगा नहीं, और वहां पे आपको हार्दिक पांड्या चाहिए होगा, चाहे सेमीफाइनल मैच हो चाहे फाइनल मैच हो। अनफॉर्चुनेटली हार्दिक फिट नहीं हो पाया, और सेमीफाइनल और फाइनल में भी आप देखें हमें उनकी कमी महसूस हुई। अब वो कब फिट होते हैं, डेफिनेटली उनके बारे में इंफॉर्मेशन यही है कि जब आईपीएल शुरू होगा 2024 का, जब आईपीएल शुरू होगा, चाहे मार्च के लास्ट में या अप्रैल में, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस भी होने हैं, लोकसभा इलेक्शंस होने हैं इंडिया में, तो उसकी आईपीएल की डेट थोड़ा वेराई करेगी। तो उस दौरान, उससे पहले मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या फिट हो जाएंगे। डेफिनेटली वो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हिज फॉर्म एंड फिटनेस इन द आईपीएल, क्योंकि देखिए 50 दिन तो आईपीएल भी खेला जाएगा ना, उसमें देखा जाएगा फॉर्म कैसी, फिटनेस कैसी है। बट अगर इंडियन टीम उनको बिल्ड कर रही है द फ्यूचर वाइट बॉल कैप्टन, तो हार्दिक पांड्या तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपका। वो हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को लीड कर रहा हो 2025 में, या 2027 में जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा हो वहां लीड कर रहा हो। अगर उस लिहाज से सिलेक्टर्स उनको देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जब तक पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाते तब तक हार्दिक बिल्कुल सही कहा आपने रविश, बिल्कुल सही कहा आपने। आई जस्ट हैव टू रैप अप द शो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपके।
नाजरीन, मैच की सूरत हाल चलती रहेगी, आपसे मुलाकात होगी 4 बजे। मुझे हाफिज़ साहब, सलमान साहब को इजाज़त दीजिए। यकीनन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी अच्छी बातें भी सुनने को मिली होंगी। आपसे मुलाकात होगी 4 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।